में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में सबसे पहले हम उन शहीदों को, उनकी शहादत को नमन करते हैं जिन्होंने हंदवाड़ा में अपनी जान की परवाह किए बिना अपने ऑपरेशन को पूरा किया। और हम आपको मजमून दिखाएंगे और हमारे साथ इस पूरी चर्चा में ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कर्नल DS लोहा मरोड़ साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कर्नल विजय आचार्य जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और डॉक्टर करमवीर सिंह जी विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं आपको पहले मजमून दिखाऊंगा, उसके बाद में हमारे अतिथि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनके साथ हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में लगातार शहीद होने का सिलसिला जारी, तो आतंकी भी ढेर। 21 राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग अधिकारी थे कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश और लांस नायक दिनेश भी हुए थे शहीद। शहीदों में जम्मू कश्मीर पुलिस के उप निरीक्षक शकील काजी भी शामिल। इसके बाद सोमवार को फिर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए 3 CRPF जवान। CRPF पर आतंकियों ने की अंधाधुंध फायरिंग। 2 दिन में 8 जवान शहीद। भारत ने पाकिस्तान को चेताया। देश में कोरोना वायरस की महामारी के बीच आतंकवादी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इन आतंकियों ने इन नाजुक हालात का फायदा उठाकर सुरक्षा बलों को निशाने पर लिया है। सोमवार को फिर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हंदवाड़ा जिले में 48 घंटे के अंदर दूसरे आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। आतंकियों ने हंदवाड़ा के वंगाम इलाके में तैनात CRPF पर शाम को लगभग 5:45 बजे निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें 7 जवान घायल हो गए। इन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां 3 ने दम तोड़ दिया। इससे पहले शनिवार को एक कर्नल, एक मेजर, 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर समेत 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे और एक जवान मुठभेड़ में जख्मी हो गया था। 2 मकान भी पूरी तरह से तबाह हो गए थे। Ashutosh Sharma represents every gallant soldier who is fighting the terrorists. He's fighting for the state, he's fighting for the country, and he's fighting for the honor of his army. Ashutosh represents every such soldier who is in operations. And we are here to honor him. I've just spoken to his wife Pallavi, and I've told her that Ashutosh, his bravery, his deeds will never ever be forgotten, and neither will Mrs. Ashutosh Sharma, Pallavi, a very, very honored member of our community, ever be forgotten. We will be there for them always and every time, and I salute Ashutosh Sharma and heroes like him. Jai Hind. पाकिस्तान की ओर से LOC पर सीज फायर का उल्लंघन। भारत का मुंह तोड़ जवाब, पाक की चौकियां ध्वस्त, आतंकी ठिकाने भी तबाह। सेना प्रमुख MM नरवाने ने कहा, पाक सुरक्षा बलों को ले रहा निशाने पर। दी गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी। कोरोना संकट के बीच नापाक हरकतों से नहीं आ रहे बाज आतंकी। नाजुक हालात का फायदा उठाकर कर रहे सुरक्षा बलों पर हमला। उधर पाकिस्तान की ओर से LOC पर लगातार किए जा रहे सीज फायर का भी भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना की कई चौकियां तबाह हो गई हैं। साथ ही कई आतंकी कैंप को भी भारतीय सेना ने निशाना बनाया है। पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे सीज फायर के लगातार उल्लंघन और कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ने पर भारतीय सेना प्रमुख MM नरवाने ने पाक को चेतावनी दी है। उसे कहा है कि वो अपनी हरकतों से बाज आए, वरना भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देती रहेगी। पाकिस्तान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। तो चलिए, आपने देखा अभी तो शहादत जिसको हमें नमन करना चाहिए, हम नमन करते हैं और हंदवाड़ा की वो मुद्दे से जुड़े कंटेंट हम आप तक पहुंचाए। चलिए, हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए इस वक्त ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी हैं, जो अपनी टोटल आर्मी की जो
सर्विस रही उसका 1/3 पार्ट उन्होंने कश्मीर के उस भाग में स्पेंड किया, वहां नौकरी की है जहां उन्होंने भी जिस पार्ट में आता है। और हमेशा जनरली पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव होता रहा है। चलिए ब्रिगेडियर साहब आपके पास आना चाहता हूं। हम जानना चाहते हैं कि आखिर तनाव की मूल जो वजह है, एक तो उस पर जाना चाहेंगे, और अप्रैल मई को ही पाकिस्तान या घुसपैठ ये क्यों चुनते हैं। अभी इस मुठभेड़ में भी हम इससे इनकार नहीं किए कर सकते कि वहां पे घुसपैठ ये नहीं थे। जी ब्रिगेडियर साहब। हाँ, नहीं, आप दोबारा सुनाइए, आपका पूरा सवाल सुना नहीं है। ब्रिगेडियर साहब मेरा सवाल ये है आपसे जी हाँ। कि अप्रैल और मई यही महीना चुना जाता है। जनरली मैं कई बार देखता हूं, कारगिल के टाइम पे भी यही था कि अब मार्च अप्रैल मई के आसपास से सारा घुसपैठ किया गया, और जब भी अप्रैल और मई का टाइम आता है हमेशा इसी तरह की मुठभेड़ देखी जाती है, वहां पे एनकाउंटर्स होते हैं। तो घुसपैठ यह वक्त क्यों चुनते हैं। देखिए, इस सब तो साफ साफ है। सबसे पहले तो मौसम के बारे में, क्योंकि इस वक्त बर्फ पिघलना शुरू होती है और पास खुल जाते हैं तकरीबन, तो इसलिए उनको आने में आसान रहता है। और जब बर्फ ज्यादा नहीं होती है, तो हालांकि ऊंची चोटियों पे अभी भी बर्फ होती है, लेकिन क्योंकि अभी बर्फ नहीं है, रास्ते खुल गए हैं और मौसम अच्छा है, तो यही टाइम है जिसके अंदर, दैट इज भाई, आपने देखा होगा एलसी के ऊपर इनकाउंटर ज्यादा होते हैं और ज्यादा होते हैं। ठीक है जी जी सर। हाँ, तो देखिए, कारण दूसरा ये भी है कि इस वक्त क्योंकि हेलो, आपकी आवाज आ रही है ब्रिगेडियर साहब, बोलिए। बीच में आवाज कट रही है। अच्छा ना, तो मैं ये कह रहा था कि आपने देखा होगा कि इस वक्त आप पास खुल जाते हैं, बर्फ पिघल जाती है और थोड़ी हरियाली होती है पेड़ों की, और जंगल की हरियाली होती है, उसमें करना आसान होता है। और ऊंची ऊंची पहाड़ियों के ऊपर अभी भी बर्फ जमी हुई है, क्योंकि जी, तो ज्योग्राफिकली हम ये कह सकते हैं कि घुसपैठ ये है ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, हमें ऑपरेशन नीचे से ऊपर की ओर करना होता है, ये कहा जा सकता है। ये भी सही है, क्योंकि जब नीचे से ऊपर जाते हैं, इन एनी केस उनको भी नीचे से ऊपर चढ़ना होता है, हमको भी नीचे से ऊपर चढ़ना होता है, लेकिन क्योंकि वो ऊंचे इलाके से आते हैं जहां ज्यादातर आबादी नहीं है, जंगल हैं, बैरन पहाड़ियां हैं और सूना इलाका है, जिसके अंदर उनको छुपना चट्टानों के पीछे या अपने जंगल में, जहां जहां भी कोई थोड़ा बहुत जंगल है, क्योंकि जंगल 12,000 की हाइट, 12,000 फीट के ऊपर जंगल नहीं होता है, वो फिर बैरन इलाका होता है। कहीं कहीं कोई चट्टाने होती हैं, तो उन्हीं चट्टानों में, उन्हीं जो वैलीज में कोई जगह मिलती है उनको, जहां जंगल मिलता है, वहां छुपते हैं नीचे आके। वो भी आबादी में आना है तो लेकिन वो ऊपर चले जाते हैं, छुपने के लिए जगह होती है और कोई वहां पे आबादी नहीं होती। ये पकड़वा पहाड़ों पे बनाते हैं, उसमें वो लोग रहते हैं, तो वो जरूर वहां पे बैठे रहते हैं, लेकिन बाकी आबादी नहीं। और इन सवाल होते हैं, वो बेचारे डरे हुए होते हैं, वो इधर की बात बोलते हैं, उधर की बात बोलते हैं, वो अपना काम से काम करते हैं। इस उनके लिए ये आसान रहता है ऑपरेट करना इस वक्त, इसी वजह से इस टाइम को चुनते हैं वो। मैं लौटूंगा ब्रिगेडियर साहब आपके पास, आपके पास वापस लौटूंगा। विजय आचार्य भी हमारे साथ में जुड़े हैं, कर्नल विजय आचार्य, जो हंदवाड़ा में खुद ने भी उन्होंने अपनी सर्विस की है। आचार्य साहब, हंदवाड़ा की थोड़ी लोकेशन को जानना चाहेंगे कि वहां घुसपैठ के इस कदर आते हैं, हमारी हमेशा वहां पे फोर्सेज रहती हैं, बीएसएफ वहां पे लगी हुई, आईटीबीपी शायद वहां पे, आईटीबीपी नहीं है, सीआईएसएफ को भी कुछ डिप्लॉय किया है सीआरपीएफ के साथ में। तो वजह क्या है कि घुसपैठ, हमारे कुछ सिक्योरिटी लैप्सेस भी हैं, या फिर ये कहें कि बहुत दुर्गम स्थिति है वहां, इस तरह की घुसपैठ का अंदेशा तो होता है, लेकिन हम सजग भी रहते हैं, बावजूद उसके भी वो उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, मकानों में घुस जाते हैं, वह लोगों को बंधक बना लेते हैं। तो किस तरह से देखा जाए इसे। नहीं, इसमें सिक्योरिटी लैप्सेस ऐसा कुछ नहीं है कि सिक्योरिटी लैप्सेस होते हैं।
अगर आप जी। बहुत ध्यान से उस एरिया को देखो तो हंडवारा एरिया के अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन होती है वो तंगधार एक्सेस से होती है। जी जो ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि, और ये जो आपने पूछा अभी कि ये इसी टाइम क्यों चूज करते हैं, करेक्ट ये सर। टाइम वो होता है जब स्नो मेल्ट कर रही होती है, नीचे से बकरवाल लोग ऊपर जा रहे होते हैं और उनके अंदर मिक्स होना इनके लिए बड़ा आसान होता है। जो इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं टेररिस्ट, उनका इन लोगों के साथ मिक्स होना, और इनके जो ये जहां रुकते हैं बीच बीच में, जंगलात के बीच में, वहां ये बकरवालों के उसके साथ मिक्स होकर रुकते हैं। सो बड़ा मुश्किल हो जाता है वहां पे। दूसरा सिक्योरिटी लैप्सेस का जो आप बोल रहे हो कि सिक्योरिटी, अगर आप उस जगह को देखोगे तो वहां पे आप 25 to 30 यार्ड्स आपकी विजिबिलिटी है, इतने थिक जंगल्स हैं। तो उसके अंदर अगर कोई ये सोच रहा हो कि एक बाउंड्री वॉल है और वो बना देंगे या बार्ड वायर लगा देंगे और उससे इन्फिल्ट्रेशन रुक जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज अगर आप जगह को है जी, काफी दुर्गम जगह कह सकते हैं, घना जंगल कहा जा सकता है उसे। दुर्गम भी है, चढ़ाई, और जिस तरह की चढ़ाइयां हैं वहां पे और जिस तरह के उतार हैं, नाले हैं, और साथ में उसके साथ में जंगल है जो विजिबिलिटी आपकी बिल्कुल रोक देता है। मतलब आप इससे अंदाज लगा लो कि अगर आर्मी की पेट्रोल भी अगर वहां गई है कोई और किसी को फ्रैक्चर हो जाए या कुछ हो जाए तो आप हेलीकॉप्टर से उठा भी नहीं सकते बंदे को। सो उसी से आप अंदाज लगा लो कि इनके लिए बड़ा आसान है, क्योंकि ये इनको ट्रैक्स पता है, बकरवालों को यूज करते हैं ये गाइड के तौर पे, और ये उस जंगलात के अंदर आ जाते हैं। और आपके अगर साइड से 50 गज साइड से भी अगर टेररिस्ट निकल जाए कोई तो आपको पता नहीं लगेगा, इस तरह के जंगल हैं। सो आप किसी भी, ये बड़ा आसान होता है कहना कि जी सिक्योरिटी लैब्स हो गए, आईटीबीपी लगी हुई थी, बीएसएफ लगी हुई, इतने ट्रूप्स हैं, कैसे निकल गए लोग। सो उसको फिजिकली अगर आप देखो, या आप, अब तो खैर बहुत एडवांस हो गया, जब हम लोग थे तब तो ये गूगल मैप वगैरह भी नहीं हुआ करते थे, आप सैटेलाइट इमेजरी देखो उस एरिया की, उसी से आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि हाउ डिफिकल्ट इट इज। बिल्कुल कर्नल आचार्य साहब, इसी वजह से हम जानना चाहते थे कि ऐसी क्या दुर्गम स्थिति है कि वहां वजह क्या है कि इसी समय को चुनते हैं। दूसरा, वो क्या मिक्सअप वहां के लोकल लोगों में होते हैं या फिर उनको डरा धमका करके और उन लोगों में उन्हें किसी तरह का डर दिखाया जाता है या कोई प्रलोभन दिया जाता है? क्योंकि वहां लोकल अभी भी जो ये मुठभेड़ हुई है वो किसी को घर में घुस करके उन्हें एक तरह से डरा धमका करके किडनैप किया, एक यही कह सकते हैं, जो मुक्त कराया ऑपरेशन जो 48 घंटे तक चला। तो ऐसी स्थिति जो अक्सर होती है, क्योंकि देखिए कई बार हमारे लिए मददगार भी होते हैं बकरवाल, जैसे करगिल के टाइम पे इंफॉर्मेशन जो मिली थी वह बकरवालों से ही मिली थी। जो एक्चुअली जो मैं कहना चाह रहा था कि वो बकरवाल आप ही ने बोल दिया है, एक एरिया के बाद में जाने की मनाही की जानी चाहिए अगर ऐसी स्थिति है तो। नहीं, बकरवालों को हम पास इशू होता है वहां पे, बकरवालों को पास इशू होता है। हाँ। लेकिन और जो आपने अभी बोला है, मैं आई एम 100% विद इट कि बकरवाल कम्युनिटी, ये मेरा पर्सनल व्यू हो सकता है आउट ऑफ शेयर माय एक्सपीरियंस, कि मेरे को आज तक कोई गुजर कम्युनिटी का, अपर रीचेस का आदमी, कोई इस तरह का आदमी नहीं मिला जिसने इनका साथ दिया हो। दे आर वेरी लॉयल, दे आर वेरी पेट्रियट्स, वेरी स्ट्रॉन्ग पेट्रियट, और इनको हमेशा डरा धमका के, इनके साथ हमेशा डरा धमका के होता है। लेकिन जब आप नीचे आ जाते हो, राजवाड़ फॉरेस्ट से जब नीचे उतरते हो, जहां हंडवारा फॉरेस्ट स्टार्ट होता है वो प्लेन रीजन है, वो एरिया सबसे डाइसी है, मींस यू कैन नॉट ट्रस्ट ए पर्सन फ्रॉम दैट एरिया जी। वहां मतलब मैं 18 महीने ऑपरेट किया हुआ है, सेम एरिया जहां पे ये हादसा हुआ है उससे करीब 6 या 7 किलोमीटर डाउन साउथ बारामूला वाली साइड, लिंगेट और उसके बीच में, यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन। मैं लौट रहा हूं आपके पास, वापस आऊंगा अभी। कर्नल डीएस लोहा नरवण साहब भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि क्योंकि देखिए ये लंबे समय से हमारे लिए प्रॉब्लम चल रही है वहां पाकिस्तान के साथ में, और ये हम मान के भी चलते हैं, मानसिक रूप से हमारी फौज भी तैयार रहती है कि बिल्कुल घुसपैठिए आ सकते हैं, इनकार नहीं कर सकते, और पर्टिकुलर उसी बेल्ट को चुना जाता है या वाया फिर नेपाल के रूट पे ये लोग, अगर वो मकसद को डिफरेंट होता है कि वो स्लीपर सेल्स को यूज करते हैं, लेकिन यह जो घुसपैठ होती है सीधे आर्मी के साथ में, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ में जो उनकी मुठभेड़ होती है, इसी रूट को चुनते हैं। वहां आपने भी अपनी वहां पे नौकरी की हुई है, तो कुछ हम सिस्टम में सुधार चाहते हैं या ये कहें कि वहां परिस्थितियां ऐसी हैं कि इससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता, ये मान के चले? जी, सबसे पहले तो मैं हमारे वीर जो भी
शहीद हुए हैं उन सब के परिवार को मैं नमन करना चाहूंगा और उनके साथ मैं बताना चाहूंगा पूरा भारत देश खड़ा है, वो अकेले नहीं है और उनकी जो ये शहादत है बेकार नहीं जाएगी, ऐसा मैं मानता हूं और सरकार को भी इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। यहां से मैं आता हूं, पहला सवाल जो आपने पूछा कि इसी समय पर ये इन्फिल्ट्रेशन क्यों होता है, इसको जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बताया और आचार्य साहब ने बताया, मैं इस पे जोड़ना चाहूंगा कि देखिए सर्दियों में इन्फिल्ट्रेशन बंद होने का कारण ये होता है कि पूरे इलाके में वो इलाका कश्मीर वैली का कुपवाड़ा एक तरफ है, त्रेगाम एक तरफ है, उड़ी एक तरफ है, ये 3 जिले हैं जो पूरे तीनों तरफ रहते हैं। पाकिस्तान की तरफ नीलम वैली है और एक लीपा वैली है, 2 इलाके हैं दूसरी तरफ जहां पर ये पाकिस्तान की गतिविधि होती है। सर्दियों में यहाँ पर बर्फ गिर जाती है, इनकी ऊंचाई 8,000 से लेके 11,000 फीट तक है। क्योंकि बर्फ गिर जाती है इसलिए वहां पर किसी प्रकार का मूवमेंट कोई भी आदमी करता है, पहली बात तो बर्फ जब 10-10, 12-12 फीट गिरती है तो उसमें चलना संभव नहीं होता है, और अगर चलेगा तो भी एक आदमी वो बहुत दूर से पता लग जाता है कि पार हो चुका है। तीसरा, उनको कोई गाइड वहां पर नहीं मिलता है, और चौथा, उनको एलिमिनेट करना हमारे लिए आसान होता है क्योंकि उनको कोई भी कवर नहीं मिलता है। जो ही ये बर्फ पिघलने लगती है उस समय 3-4 चीजें होती हैं साहब। पहला तो ये होता है जैसा ब्रिगेडियर साहब और इन्होंने बताया कि बर्फ पिघलती है और थोड़ा उनको डार्क कवर मिलता है, पत्थर मिलते हैं, सफेद कम हो जाती है, तो उनका पिकअप होना थोड़ा कठिन हो जाता है। नंबर 2, उनको छूटने के लिए जंगल और जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिल जाते हैं। नंबर 3, जो हमारी फेंस बनी हुई है वो, क्योंकि उस समय फेंस पूरे इलाके में अब लगी हुई है, 2002 में बनाना शुरू किया था हमने। जब बर्फ पिघलती है तो कुछ जगह वो फेंस टूट करके नीचे चली जाती है, इसलिए वो टूटे फूटे इलाके भी उनको मिल जाते हैं। और लास्टली मैं आचार्य साहब से सहमत हूं कि जो बकरवाल है ये देशभक्त कौम है, ये गुर्जर बिरादरी के लोग हैं और ये सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के सदियों से लड़ते आए। आचार्य साहब आपका धन्यवाद, आपने इस बात को इसमें उजागर किया। और यहाँ पर देखिए, जो ये बकरवाल जब पहाड़ियों में आते हैं साहब, जैसे आचार्य साहब बता रहे थे, इस समय जब वो आते हैं तो डरा धमका करके इनके साथ मिलने को इनका मौका मिल जाता है। हैंस ये इलाका इस समय को चूज करते हैं नंबर 1। जो ही ये पहाड़ियों से पार होकर के अंदर प्लेन एरिया में आते हैं, जो हंदवाड़ा है, कुपवाड़ा है, त्रेगाम है, उड़ी है, सारे बाउल बनते हैं शादी। तो उधर से जब ये पार करते हैं, जो वो एरिया है जो हमारा कश्मीरी मुसलमान जिसमें हम कहते हैं, उसके अंदर इनके सिंपैथाइजर्स हैं, वो 1947 से लेकर के आज तक उनके स्लीपर सेल मौजूद हैं साहब। तो ये तो पहले सवाल का जवाब। जी जी सॉरी जी, मेरा सवाल ये है आप तीनों से, आप लोगों ने तीनों ने ही उसमें अपनी नौकरी की है, पूरी सारी जगहों से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं आप लोग। मैं ब्रिगेडियर साहब आपके पास आना चाहूंगा। कुछ वहां सुधार की गुंजाइश है कि हम ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी को लेके हमें इस तरह से और करना चाहिए, या फिर ये मान के चले कि वहां परिस्थितियां ऐसी हैं इससे बेहतर हम नहीं कर सकते? कैसे देखा जाए इसे? देखिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि परिस्थितियां बेहतर नहीं की जा सकती, बिल्कुल की जा सकती हैं। मैं ये पिछले ये जो साहब ने बोला, आचार्य साहब ने और लोहा मरोड़ साहब ने बोला, इसमें और मैंने जो बोला उसमें एक और ऐड करना चाहता हूं कि जगह जगह पे ऊंचाइयों में जहां ये बकरवाल रहते हैं वहां ढोक बनी हुई है। इनकी ढोक एक हट है, झोपड़ी है, जो बर्फ में कभी कभी टूट जाती है कुछ, तो नॉर्मल वो ढांचा खड़ा रहता है। तो उसमें नॉर्मली बकरवाल क्या करते हैं, एक ढोक से दूसरी ढोक में चलते रहते हैं। तो जब तक वो ढोक सारी खाली नहीं होती, कुछ एक भरी हुई होती है, कुछ एक तो में बकरवाल रहते हैं, कुछ एक खाली होती है, तो उन खालियों में भी उनको छुपने की जगह मिल जाती है। तो नंबर 1 बात और जस्ट ऐड करने के लिए। दूसरा ये बात सही है कि बकरवाल उनकी मदद दिल से नहीं करते, लेकिन गन के पॉइंट पे करनी पड़ती है उनको। तो इसलिए बकरवाल उनको रास्ते दिखाते हैं, बस और कुछ नहीं, उनको रास्ते ही देखने होते हैं, पहचानना होता है, जगह जाननी होती है। उनके पास इतने कोई गजट नहीं होते कि वो पूरा रास्तों का उनके पास ज्ञान हो। तो इसलिए ये बात। दूसरा, मैं उस सिक्योरिटी की बात बताता हूं कि सिक्योरिटी में क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। सिक्योरिटी में इंप्रूवमेंट करने की बात जहां तक है, मैं ये सोचता हूं कि ये जो ताकत का इस्तेमाल है, चाहे वो एलसी के ऊपर हो या पीछे हो, इलाके में हो, ताकत से यानी मिलिट्री फोर्स से आप ये लड़ाई जो है, छद्म युद्ध है, इंसर्जेंसी है, वो जीत नहीं सकते हैं। ये दिल और दिमाग की लड़ाई है। दिल को जीतना जरूरी है,
दिमाग को जीतना जरूरी है। जब तक ये दो चीज जीतेंगे नहीं, आपको ये लड़ाई जीत काबू में आने वाली नहीं है, चाहे आज हो चाहे कल हो। अल्टीमेटली आपको जनता के साथ मिलके ही रहना पड़ेगा, जनता को अपनी तरफ जोड़ना पड़ेगा। जनता से जो जुड़ाव होना चाहिए, चाहे वो प्रशासन का है या सिक्योरिटी फोर्सेस का है, वो बेहतर किस्म का होना चाहिए। जो फ्रेटरनाइजेशन होता है, सिविक एक्शन होता है, ये जो हमारे बीच बीच में जो जिसके रिजल्ट अच्छे आए थे, आपने देखा होगा इस आर्मी ने कुछ एक बच्चों को शिक्षा के लिए बाहर भेजा, देश दर्शन के लिए बाहर भेजा, और अच्छी रेपुटेशन आर्मी की अभी भी आज भी हमारी इंडियन आर्मी की बहुत अच्छी है। लेकिन क्योंकि डायलॉग नहीं है, ना प्रशासन का जनता के साथ है, ना सरकार का पाकिस्तान के साथ है, तो ये डायलॉग की एब्सेंस में आप अंधाई लड़ाई लड़ रहे हैं। फौज अपना काम कर रही है, आई कैन एश्योर यू, ठीक है कैजुअल्टी हुई है, हमारी होंगी, क्योंकि जो पहले इनिशिएटिव है उनके साथ वो छुपे हुए बैठे हुए हैं। हमको चलना पड़ता है रास्ते में उनको ढूंढने के लिए। तो वो एम्बुश लगा के घात लगाना और आईडी लगाना उनके लिए आसान है, तो कम उनके फोर्स से वो ज्यादा फोर्स का नुकसान कर सकते हैं। लेकिन वो लड़ाई ये ना जीत सकते हैं, वो भी जानते हैं, और हम भी ये लड़ाई जीत नहीं सकते इस तरीके से। तो इसलिए इसमें आई थिंक डायलॉग का सुधार होना बहुत जरूरी है। ये जब तक नहीं होगा, लड़ाई ये जारी रहेगी। नहीं कि ये डायलॉग से भी कोई आप सोचो खत्म कर दोगे, वो भी खत्म नहीं होगी, लेकिन कम हो सकेगी। तो अब तक हम समझ पा रहे हैं, वहां डायलॉग का एक बड़ा अलग इश्यू है। वहां 3 तरह की हुकूमत चलती है। आर्मी का अपना एक वहां पे मैनेजमेंट है कि जिसको मानना होता है सरकार को, चुनी हुई सरकार और कट्टरपंथी। मैं आपका जो सवाल है उसको करमवीर सिंह जी को जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे। करमवीर सिंह जी, इस घुसपैठ को और इस मुठभेड़ को कुछ पॉलिटिकल माइलेज भी है। वहां कट्टरपंथी भी अपना एक अलग से गैंग चलाते हैं, गिरोह चलाते हैं, ग्रुप चलाते हैं, और चुनी हुई सरकार है वह 2 नाव में बैठ करके काम करती है। कट्टरपंथियों को आंख भी दिखाना चाहती है और उन्हें मदद भी करती रहती है। आर्मी के वाया आर्मी, क्योंकि आर्मी का अपना एक वहां पे जब इच्छा होती है आर्मी तख्ता पलट भी कर सकते हैं, तो चुनी सरकार को आर्मी के साथ भी अपना कॉम्बिनेशन बैठा करके रखना होता है। भारत के और वहां के हालात में बहुत डिफरेंस है, बड़ा अंतर है उसमें। तो ये माना जा सकता है कि वहां कट्टरपंथी या कहें कि भारत के खिलाफ जो लोग जहर उगलते हैं उन्हें एक अलग किस्म से देखा जाता है, और सरकार को भी वहां पे इसी नजरिए से देखा जाता है कि जो भारत के खिलाफ बोल सके। भारत शांति वाली की कोशिश करता है और वहां से इस तरह की हरकतें की जाती हैं। तो इन नापाक इरादों का कुछ हमारे पास में इस तरह का पॉलिटिकल सॉल्यूशन है? जी योगेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पाकिस्तानी जो पॉलिटिक्स है वो 1947 से जब से पाकिस्तान बना है तभी से वहां पर ये ट्रेंड है कि एक एंटी इंडिया जो है एक ट्रेंड बन चुका है, और एक मेजर फैक्टर है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। जब भी वहां की सरकार, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट हो, चाहे मिलिट्री गवर्नमेंट हो या मिलिट्री सपोर्टेड सिविलियन गवर्नमेंट हो, और वो जब भी क्राइसिस में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, वो इंडिया को एक दुश्मन की तरह प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। देखिए, इंडिया से निपटने के लिए जरूरी है कि जनता हमारा साथ दे। सो वो एक मेजर फैक्टर है ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए। और मैं इस बात को कहूंगा कि पाकिस्तान ही नहीं, भारत में भी ये कई बार केस बना है कि इलेक्शन जीतने के लिए, अपने पॉलिटिक्स चमकाने के लिए कश्मीर इशू को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है। कई बार आप इस चीज को नकार नहीं सकते हैं। दूसरी बात, मुझे इस बात की खुशी है कि ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी जैसे लोग जो है वो इंडियन आर्मी में है, उनको सलूट किया जाना चाहिए। जो उनका सोच है, एक पॉजिटिव मैसेज वो देना चाह रहे हैं, और यही इंडियन आर्मी का रियल कैरेक्टर है, रियल फेस भी यही है। जो इज्जत, जो रेपुटेशन भारतीय सेना की ना केवल कश्मीर में बल्कि पूरी दुनिया में हम एक जो जानी जाती है, अफ्रीकन कंट्रीज में, दूसरे देशों में जो उन्होंने काम किया है, वो वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन दूसरे कुछ लोग ये भी कहेंगे नहीं, सारी समस्याओं का जो सॉल्यूशन है वो गन पॉइंट से आप कर सकते हैं, बंदूक से सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, इनको मार दीजिए, इनको कर दीजिए, इनको सबक सिखा दीजिए। कुछ नहीं हो पाया। कितने जवानों की शहादत चली गई, कितने लोग बेगुनाह लोग उसमें मारे, सिविलियंस में मारे गए, सिक्योरिटी पर्सनल में मारे गए। पिछले 5-6 साल में कैजुअलिटी जो है पहले की अपेक्षा ज्यादा बढ़ी है, कम नहीं हुई है। मार तो हमारे जवान रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान। लेकिन सहारा किसके लिए लिया जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीर में भी ऐसे छुपे हुए लोग हैं।
टेररिज्म का जो दंश है वो सबसे ज्यादा हमारी भारतीय सेना के बाद कश्मीर के लोगों ने ही झेला है। बाकी सबसे ज्यादा उन्होंने ही झेला है, ये आप कह सकते हैं। सो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन की जहां तक बात है, योगेंद्र जी आना चाहूंगा। भारतीय सेना को, जैसा कि भगवान सिंह जी ने कहा, भारतीय सेना को भारतीय सरकार के साथ मिलकर के कश्मीर के लोगों का दिल जीतने की यहाँ आवश्यकता है, संवाद करने की भी जरूरत है। दूसरी लेकिन तरफ आपको ध्यान होगा करमवीर जी, एक वाक्य मैं याद दिलाना चाहूंगा। जब देवदूत की तरह सेना वहां पे मदद कर रही थी, आपको ध्यान होगा कि 4 साल पहले जब वो फ्लड आया था, बाढ़ जब आई थी वहां पे, तो उस वक्त कितनी जल्दी वहां पे ब्रिजेस तैयार करना, कितने लोगों को अपने शोल्डर्स पे लोगों ने लिफ्ट किया। और आर्मी एक ऐसे थे जो देवदूत के रूप में निकल करके आई, अपनी जान की परवाह नहीं। कई सोल्जर्स, ऑफिसर्स अपनी जान भी गंवा चुके थे फ्लड के दौरान, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने की कोशिश की। मकान उनके तबाह हो चुके थे, डूब चुके थे। और जैसे जानकारी मिलती है, जी मेरी बात रह गई थी, मैं रखना चाहूंगा, मेरी बात छूट गई थी, आपके पास आऊंगा भी। जी योगेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने खुद ही इस बात की पहले तारीफ की है कि भारतीय सेना का जो कैरेक्टर है, जो रियल फेस है, वो यही है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को लेकर के जाना जाता है, ना केवल भारत में, दुनिया के दूसरे देशों के लोग भी, अफ्रीका में जहां भारतीय सेना को डिप्लॉय किया गया कई जगह यूएन के द्वारा, वहां पर भी भारतीय सेना की तारीफ की गई है। तो भारतीय सेना इस चीज के लिए जानी जाती है। मेरा ये कहना है कि भारतीय सेना की मदद से भारत सरकार को जो है इस बारे में भी पहल की जानी चाहिए। दूसरा जो है, पाकिस्तान सपोर्टेड जो भी एक्टिविटीज है उनको स्ट्रांगली क्रश किया जाना चाहिए, उनका दमन किया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो टेररिज्म को एक्सपोर्ट करने वाली एक दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन चुका है। सो पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए, मैं इसका सपोर्ट करता हूं। लेकिन कश्मीर की जनता के साथ अगर आप कहेंगे ये सारे लोग टेररिस्ट हैं, तो आप कौन कर रहा है कश्मीर की जनता के साथ गलत? कोई नहीं कर रहा है, ये प्रोपेगेंडा बंद होना कोई चाहिए। नहीं कर रहा। दूसरा, पाकिस्तान कश्मीर की जनता के साथ कोई गलत नहीं कर रहा है। ये हिंदू कोरोना, ये मुस्लिम कोरोना, जिस तरह की सांप्रदायिक कहां से हिंदू मुसलमान आ गया देखने को मिली है। पाकिस्तान की सेना के द्वारा भी प्रेस रिलीज जारी करके ये कहा गया कि देखिए सांप्रदायिकता भारत में, सो उनको मौका मिल जाता है। हम मुद्दे से भटक रहे हैं, एलिमेंट्स हैं जो इस तरह की No, why should he bring in Hindu and Muslim? Where is the question of this issue? आपने सुना नहीं, वह ये नहीं कह रहे, वह ये नहीं कह रहे। I'm talking about coronavirus. No. And why did you say कि government and the army is not looking after them? No, please understand, योगेंद्र जी मेरी बात कट गई थी। मैं बताना चाहूंगा, ब्रिगेडियर साहब जहां से बात खत्म की थी इन्होंने, कि वहां पर क्या सिक्योरिटी का इंप्रूवमेंट हो सकता है। लेट मी टेल यू, आई सर्व्ड इन दैट एरिया 6 years एज ए कैप्टन, मेजर एंड लेफ्टिनेंट कर्नल। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं आपको बताना चाहूंगा वहां सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स फुल प्रूफ है, एलओसी के ऊपर डिप्लॉयमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, हमारी वहां पर फेंस बनी हुई है। जो ये गलतियां आर पार करने की मैं बता चुका हूं। और जहां तक ब्रिगेडियर साहब ने बताया, जैसा हमारे कर्नल साहब बता रहे थे कि हम लोग जब ये ऑपरेशंस लॉन्च करते हैं तो हम एक्सपोज होते हैं, वो कहीं छुपा बैठा है, कैजुअलिटी होना स्वाभाविक है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये कश्मीर का जो बताया कि हमको ह्यूमन फेस एंड ऑल दैट, और भारत 70 साल से कर क्या रहा है वहां पर? यही तो हो रहा है 70 साल से कि आर्मी ने 50,000 अपने सपूत देश में खो दिए। रही बात कश्मीर की जनता की, नागरिकों की, अगर नागरिक इतने ही दूध के धुले हुए थे तो फौजियों पे हमले क्यों होते हैं? 1 साल की बात नहीं है, ये मामला अभी क्यों उलझा है, क्यों जोर पकड़ा है? ये 5 अगस्त पे इसका इतिहास जाता है। जिस दिन 5 अगस्त पिछले साल भारत ने फैसला किया तो पाकिस्तानियों की, चाइनीज की, अमेरिकन की, यूके की, सबकी माएं मर गई। और अब ये प्रयास कर रहे हैं, जब इंटरनेशनलाइज नहीं हुआ कि वाई कश्मीर वॉज यूनियन टेरिटरी में बनाया, तो ये मौका ढूंढ रहे थे साहब, और ये मौका इनको अभी मिल रहा है। लोहा मराठ साहब, मेरा सवाल सुनिए। कूल डाउन सर, कूल डाउन। मैं पर गलत बात अगर कहेंगे तो मैं विरोध करूंगा। अब सुनिए 5 अगस्त का आप जो जिक्र कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं है कि घुसपैठ पहली मर्तबा वहां पे हो रही है, इससे पहले भी घुसपैठ हुई है। हम सोच के चले कि सरकार का जो एक्शन हुआ इसकी वजह से वहां के लोग ज्यादा आक्रामक हो गया, ये बिल्कुल गलत है। आज से पहले से भी घुसपैठ होती रही है, ये पहली बार नहीं हुई है। हम तो उस बात को लेकर के जानना चाहते हैं, हम में से ना मैं गया वहां पे, हम आपके एक्सपीरियंस को शेयर करना चाह रहे हैं जनता, हमारी जो दर्शक है उनके बीच में, कि वहां कुछ गुंजाइश है जिसे किया जा सकता हो। आप लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, हम सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इस तरह के सुधार हैं क्या, वहां पे जरूरत है क्या सुधारों की,
हम उन पे बात करना चाह रहे हैं। और जो रणवीर जी ने हिंदू मुस्लिम की बात की है वो आप गलत वे में लेके जा रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं है, इन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज जारी करके, वहां की आर्मी ने प्रेस रिलीज जारी करके और भारत को सांप्रदायिकता की उसमें धकेलने की कोशिश की। आपने बात सुनी नहीं है पूरी, इस वजह से। चलिए मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं। कोरोना वायरस जो है एक स्टार्ट उसका खांसी और गले में दर्द से शुरू होता है, तेज बुखार नहीं होती है। मैंने स्वाइन फ्लू के कई केस देखे हैं, डे 1 से स्वाइन फ्लू में 103, 104 बुखार होती है। कोरोना वायरस में ऐसा नहीं होता है, इसलिए वो कोरोना वायरस के मरीज खांसते हुए भी ट्रेवल कर ले रहे हैं, विदेश यात्रा भी कर ले रहे हैं। इसलिए किसी भी खांसते हुए व्यक्ति से आप जब तक वो प्रूव नहीं हो जाए कि ये कोरोना वायरस नहीं है, दूरी बना के रखें। बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम हंदवाड़ा में जो मुठभेड़ हुई, जुड़ी परिस्थितियां और क्या स्थितियां रही, उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए, कर्नल आचार्य साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, मैं एक बार उनके पास में जाना चाहूंगा। कर्नल सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हम ये नहीं कह रहे कि वहां पे कोई लैप्सेस, या हम उन परिस्थितियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां क्या, आपने बता दिया तीनों ने कि परिस्थितियां इस तरह की रहती हैं, वहां पे घना जंगल होता है, वो बकरवाल और उनके माध्यम से उनको डरा धमका करके उनके माध्यम से रूट लाइन लेते हैं और निकल करके आ जाते हैं। बड़ी विषम परिस्थितियां हैं, हम आई एम एग्री विद यू। बट मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी गुंजाइशें अभी भी हैं जिनमें कुछ सुधार किया जा सकता है? हर व्यक्ति का अपना ऑब्जर्वेशन होता है, वो देखता है कि बड़ी बारीकी नजर से। आपने 18 महीने वहां पे स्पेंड किए हैं, तो ये कह सकते हैं तो हमारी सफिशिएंट वहां पे जो व्यवस्था है आगे से बेहतर नहीं हो सकती, या फिर ऐसा लगता है कि कुछ गुंजाइशें हैं जिससे हमें दूर करनी चाहिए? नहीं, गुंजाइश बहुत है वहां पे। पहली बात तो मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा किसी भी तरह का, लेकिन जो ये बता रहे थे कि डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग सिंस इंडिपेंडेंस डायलॉग चलते रहे। 89 के अंदर मास मैसेकर हुआ, वो भी डायलॉग के टाइम में हुआ था। आई ऑल्सो सर्व्ड अंडर द टाइम जब डायलॉग था, मिलिटेंसी वाज स्टिल ऑन, टेररिज्म वाज स्टिल ऑन। सो आप डायलॉग करते रहो और आप जितने आप वो चलाने वेलफेयर स्कीम्स वहां चलाते रहो, दे आर लाइक पैरासाइट्स। आपने पैरासाइट बना दिया, उनको काम नहीं सिखाया। पॉलिटिकली एक ही सॉल्यूशन है विच इज नॉट कनेक्टेड टू एनी पार्टी, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूँ। पॉलिटिकली अगर वहां सॉल्यूशन देना है आपको, तो जो डिफंक्ट बिल्कुल सिंस इंडिपेंडेंस टिल डेट वहां का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन टोटली डिफंक्ट है। सरपंच नीचे, पंचायत घर नीचे, गवर्नमेंट स्कूल जाके देखो, कुछ भी नहीं है वहां पे, बने हुए हैं, नोबडी कम्स। जब तक उनको इन्वॉल्व नहीं करोगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, किसी डीसी से ये जाके पूछो कि लास्ट वो कब गया था वहां, स्कूल के हेडमास्टरों से ये पूछो कि स्कूलों में कब गए थे। और ये कांग्रेस की या बीजेपी या किसी और गवर्नमेंट की बात नहीं है, बाय नेचर दे आर लाइक दैट। अब मैं आता हूं इंप्रूवमेंट्स जो आप पूछ रहे हो मेरे से, मिलिटरीली जी टाइम, यस सर, उस टाइम से लेके अब तक के टाइम में बहुत चेंजेस आ गए हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आ गया है, साइबर वॉरफेयर आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आ गई है सर्वेलेंस की, एरियल आपके पास ड्रोन्स वगैरह इतने हैं। सिर्फ एक ही वो है कि सर्वेलेंस जो है वो आपको, ये जो कुछ भी हो रहा है ये थ्रू इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, एंड ये यूज कर रहे हैं जो आपके, जिसको आप स्लीपर सेल बोलते हो, हम कहते हैं इनके सिंपैथाइजर्स, जो हमारी कंट्री।
सिंपैथाइजर्स को डील कीजिए थ्रू योर इंटेलिजेंस नेटवर्क और सर्वेलेंस रखिए। टुडे वी आर लैकिंग एज ए फोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, काउंटर जो सर वो है, और सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस इज वेरी वीक इन दोज एरियाज और एरियल। सिर्फ वी आर टोटली रिलाइंग ऑन ग्राउंड ट्रूप्स। इससे हट के हमारे को, दिस इज ए मिलिट्री सॉल्यूशन जो मैं बोल रहा हूँ। बाकी पॉलिटिकल है, मैंने आपको बता ही दिया, मेरी कोई पॉलिटिकल सोच नहीं है किसी पार्टी की विशेष के लिए। मैं आई थिंक लाइक ए सोल्जर, और एज ए सोल्जर मेरे को लगता है कि ये चीजें करनी जरूरी है। बाकी आप उनको फ्री राशन दे दो, फ्री ये कर दो, सद्भावना। एक सवाल हो रहा है चारों जो हमारे अतिथि हैं सभी से ही सवाल मेरा ये है कि कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं कि जो सॉर्ट आउट की जा सकती है, अगर प्रॉब्लम है तो सॉर्ट आउट की जा सकती है, इसमें कहीं तो संदेह नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो प्रॉब्लम ही है और वो बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि वह एक तरह से कहें कि दूसरे मुल्कों के माध्यम से जो बनाई जाती है प्रॉब्लम्स, कई क्रिएट की जाती हैं, जो ये लगता है कि बिल्कुल ये एंडलेस है, इसका कोई एंड नहीं है और इसी तरह से हमें जूझता रहना पड़ेगा। घुसपैठ को रोक सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो नीयत है या वहां पे कट्टरपंथी है, उनकी नीयत को बदलने का एक सबसे बड़ी बात हमारी ये है कि चुनौती हमारे लिए भी और बड़े मुश्किल काम है ये। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम जो दे रही है, ये प्रॉब्लम उस तरह की प्रॉब्लम नहीं है कि जिसे सॉर्ट आउट हम बैठ करके कर सकें। ये बात बहुत बार कही जाती है, मैं आपकी बात से एग्री हूं कि दर्जनों बार ये बात कही जाती है कि डायलॉग रखिए, लेकिन एक तरफ आप डायलॉग करते रहिए और दूसरी तरफ वो घुसपैठ जारी रखते हैं। पाकिस्तान की सरकार अगर हिंदुस्तान के साथ चाह करके भी, आपको ध्यान होगा जब मुशर्रफ यहाँ पे आए थे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, ताज में जब घुमाया गया था, तो सोचा जा रहा था कि दोनों मुल्कों के बीच कुछ बातें होंगी जिससे शायद हो सकता है कि आपसी मनमुटाव की बर्फ पिघल पाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि जो पाकिस्तान की चुनी हुई हुकूमत है उसको भी अंदाजा नहीं है कि मैं अगर कोई एग्रीमेंट करके जाता हूं तो मैं सही सलामत पाकिस्तान तक पहुंच भी जाऊंगा। कुछ ऐसी स्थितियां लगती हैं आपको कि ये एंडलेस प्रॉब्लम है, ये सॉर्ट आउट होना बहुत मुश्किल है। और मैं आचार्य साहब, हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप एक इजराइल का एग्जांपल लीजिए। इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके नेबरिंग कंट्रीज जो है उनका डॉक्ट्रिन क्या है, हमारे को क्यों पड़ता है इतना? हम क्यों पाकिस्तान का नैरेटिव, क्यों पाकिस्तान का डॉक्ट्रिन, चाहे वो रेडिकल हैं चाहे वो कैसे भी हैं, एट द एंड ऑफ द डे हमने एक बार डिसाइड कर लिया कि दे आर आवर एनिमीज, वहीं लाइन खिंच गई है। उसके बाद हमारे को क्या देखना है कि उनके नैरेटिव्स के बायर ना हो हमारे पास। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वी लैक इन दिस थिंग कि हमारे पास बायर्स बहुत ज्यादा है और दिन दुने रात चौगने बढ़ते जा रहे हैं। उनके नैरेटिव को अगर आप बाय नहीं करोगे, उनके रेडिकलिज्म को हमारे यहाँ कोई खरीदार नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? इजराइल के अंदर है, इजराइल के, हमारे पास तो सिर्फ एक पाकिस्तान है विच इज नॉट इवन इक्वल टू वन ऑफ आवर बिगर स्टेट्स। हम उसको डील नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास बायर ज्यादा है, उनकी आइडियोलॉजी के बायर ज्यादा है, उनके डॉक्ट्रिन के बायर ज्यादा है। सबसे पहले जो एड्रेस करने वाली चीज है वो ये है कि वी हैव टू डील विद दीज बायर्स, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कोई भी जर्नलिस्ट हो। उनके नैरेटिव को आप क्यों फर्दर कर रहे हो आगे? हाफ द जर्नलिस्ट, आप ट्विटर पढ़ लो, इधर उठा के देख लो, इट इज फुल। आप उसको कर रहे हो, सो एंड सो किल्ड, सो एंड सो मिलिटेंट, टेररिस्ट को मिलिटेंट लिख रहे हैं, एंड मार्टर्ड। मिलिटेंट या टेररिस्ट हो गया, मार्टिर हो गया, एंड कर्नल सो एंड सो किल्ड हो गया। तो अगर ये उसका मतलब हम बाय कर रहे हैं उस नैरेटिव को। somebody is there, एक लॉबी है यहाँ पे जो काम कर रही है। सो वी हैव टू एड्रेस दिस। बाकी आप 4 पाकिस्तान खड़े कर दो इंडिया के चारों तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारे पास बायर्स नहीं। तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जी देव सर। जी मेरी आपको बात करना चाहूंगा एक बार में। कुछ ऐसी स्थितियां लगती हैं कि एंडलेस प्रॉब्लम है ये, पाकिस्तान जब तो उसके साथ किसी की तरह की चर्चा जारी रखनी चाहिए, बिल्कुल ये तय करना चाहिए कि ये चर्चाओं से खत्म नहीं होगी प्रॉब्लम। मैं साहब सबसे पहले आचार्य साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा। इन्होंने इतने स्पष्ट तरीके से 4 बिंदु रखे। पहला बिंदु इन्होंने रखा कि ये जो डायलॉग वायलॉग के, कर्नल साहब आप बताइए, समय कम है हमारे पास में, आप अपनी बात बताइए। सब समय है,
अब पहली बात यह कि वी हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे आचार्य साहब बता रहे हैं कि उनके जो बायर्स हैं, पाकिस्तान की प्रॉब्लम मिलिट्री प्रॉब्लम नहीं है साहब, ये प्रॉब्लम मानसिक प्रॉब्लम है जो 47 से चली आ रही है। जो नैरेटिव इनका ये था, जो भी नाम दे दो इनको कि पाकिस्तान पहले कश्मीर को लेगा, बाद में हिंदुस्तान के टुकड़े करेगा, और उसी नैरेटिव के तहत चाइना उनके साथ काम कर रहा है। पाकिस्तान अभी वो काम कर रहा है, जब फेल हो गया। आज ये वुहान के टाइम में, वायरस के टाइम पे बीमारी वापस शुरू क्यों हुई साहब? ये इसलिए हुई है कि पाकिस्तान खुद मर रहा है। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट 5 दिन पहले कहता है कि गिलगिट और बाल्टिस्तान में चुनाव कराओ, जबकि पार्लियामेंट हिंदुस्तान की कह चुकी है कि वी हैव टू टेक दैट एरिया, वी हैव टू टेक सियाचिन बैक। तो वो उनको घबराहट हो रही है। हमारे सेना के चीफ ने 3 दिन पहले कहा है कि उधर 300 से 350 टेररिस्ट बैठे हैं, पाकिस्तान उनको पनाह दे रहा है, नीलम वेमी में वापस एक्टिवेट हो चुके हैं। तो प्रॉब्लम ये बकरवाल और ये अंदर की नहीं है साहब। जो इंडिया के अंदर नैरेटिव चलाते हैं, मैं आचार्य साहब से सहमत हूं, दे हैव टू बी सॉर्टेड आउट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकंड इज दैट कि पाकिस्तान लातों का भूत बातों से कभी नहीं मानेगा। We have to sort it out militarily now, and only option we go in for POK at the soonest and dismember this bloody Pakistan। इसको ठोकना पड़ेगा। इसके अलावा आप उम्मीद करें ये वहां पर स्कूल खोल दो, वहां पर खाना दे दो। आचार्य साहब से सहमत हूँ, मैं इनको सल्यूट करना चाहूंगा। पहली बार मुझे कोई चैनल पे आदमी तो मिला। मेरी बात सुनिए सर सुनिए, रुकिए सर, ये तो आर्मी खुद कहती है कि वहां के वेलफेयर को जारी रखना है, आप कह रहे हैं कि खत्म कर देना चाहिए। तो वहां की जो हमारी आर्मी थोड़ी कहती है, पंचायतें खाली कौन से बात कर रहे हैं आप? हर काम करना अपनी जगह अच्छा लगता है, पर जो मोटा काम है पाकिस्तान का माइंड सेट टू डिस्ट्रॉय इंडिया, टू डिसमेंबर इंडिया, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और सेना के कुछ लोग जो इसके साथ बातें करते हैं, सो इट बी, आई डोंट नो व्हाट एक्सपीरियंस दे हैव गॉट बैटलफील्ड, what experience they have got of strategy। don't we know कि 47 में पाकिस्तान बना था, 97% जिन लोगों ने वोट दिए थे मुस्लिम लीग को, उनमें से सिर्फ 2% मात्र पाकिस्तान में गए थे। एक भाई को भेजा था कि जाओ तुम हालात देखो, और फिर वापस उनमें से कोई नहीं गया था। वो माइंड सेट वाले लोग आज भी हैं। We have to stop that। आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, हम हालात की बात कर रहे हैं। ये कब तक शहादत होती रहेगी? हम तो आज की बात कर रहे हैं। 47 का जिक्र करने से कोई फायदा नहीं है। जब एलओसी पे गोलियां चलती हैं तो 47 का पट्टा लेके कोई नहीं जाता है वहां पे। मैंने कहा ना साहब, कोई फायदा नहीं है बात करने का। मैं आपके माध्यम से मोदी जी और भारत के नागरिकों को इलाज बता रहा हूं। गो इन फॉर पीओके, जो हमारा लैंड है, वो हमारी जमीन है, जाइए अंदर एंड डिसमेंबर पाकिस्तान। सिंध को लीजिए, बलूचिस्तान को आजाद कीजिए, ये अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे। वरना आप चाहे दुनिया में कर लेना, जब तक चाइना को सी पैक का रास्ता गिलगिट बाल्टिस्तान से मिला हुआ है, दुनिया में कोई भी ताकत पाकिस्तान को नहीं रोक सकती। जिस दिन आपने गिलगिट बाल्टिस्तान वापस ले लिया, दुनिया का कोई भी हमारी तरफ आंख नहीं उठा के देखेगा। मैं ये ऐसी राय देता हूं सरकार को और भारत के नागरिकों को। दूसरी राय, जो देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग है, उनका मुंह बंद करने का समय आ गया है। चाहे वो सैनिक हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, वी हैव टू एंश्योर इन वन वॉइस, दैट इज भारत नेशन फर्स्ट। आप देखिए, सेना ने पिछले 4 महीने में पिछले 4 महीने में सेना के प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं है साहब। हमारा सर्वेलेंस एक्सीलेंट है। हमने 78 मिलिटेंट मार दिए 4 महीने के अंदर। पिछले महीने में 24 मार दिए। पाकिस्तान का दुनिया के हर आदमी घबराया हुआ है। अब ये एक्सीडेंट से सब हमारे हम सैनिक हम समझते हैं। हम जब जाते हैं तो ऑब्वियसली हम टारगेट है। ये विषय नहीं है। विषय बड़ा यह है कि पाकिस्तान को सबक बड़े लेवल से स्ट्रेटेजिकली हाउ फास्ट वी कैन टीच देम। जिस दिन पाकिस्तान का इलाज हो जाएगा साहब, ये मैं रोकना चाहूंगा, समय कम है। मैं करमवीर सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। करमवीर जी, एक बड़ा पॉलिटिकल इश्यू है ये कि अभी वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसके को आदेश दिए हैं कि वो चुनाव करा सकता है गिलगिट और बाल्टिस्तान में। एक बड़ा मेजर इश्यू है। वहां की पार्लियामेंट कहती है कि अभी महामारी चल रही है, लेकिन इलेक्शन की बात कही जा रही है। दूसरा, सिल्क रोड की जो बात कर रहे हैं अभी कर्नल साहब ने जो जिक्र किया है, चाइना का वहां पैसा लगा हुआ है, वो आपके सामने एक बड़ी समस्या रहेगी। खैर, आज मेरा मुद्दा घुसपैठ से जुड़ा हुआ ही है। अभी आचार्य साहब भी कह रहे थे कि वेलफेयर को खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बात सही है कि वर्षों से वहां ऐसे लोगों को तैयार करने दिया गया, ऐसे लोगों को पैसे देते रहे कि वो अपना मुंह बंद रखें, हमारी अमरनाथ यात्रा को बस सुचारू करने दें, या दूसरी जो चीजें हैं वो इलेक्शन होने दें।
करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का फंड जो अलगाववादी है उनको दिया जाता रहा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार है। तो ऐसे घुसपैठ और इस तरह का नजरिया कैसे बदल सकता है जो वर्षों से लोग इस तरह का आनंद लेते आ रहे हैं? तो ये माना जा सकता है कि कुछ चीजें हमारी भी कमजोरी रही है, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम की, जिसकी वजह से हमें आज तक शहादत देनी पड़ रही है। जी बिल्कुल योगेंद्र जी, सही कहा आपने। मैं एक बात कहना चाहूंगा, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जनता का रूल है यहाँ पर, सेना का रूल नहीं है। यहाँ देश के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक आते हैं, जनता के द्वारा चुने हुए वो प्रधानमंत्री हैं और जनता की नब्ज अच्छी तरह से जानते हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी जो कि इतने लोकप्रिय हैं पूरे देश में, कश्मीर के लोगों ने भी उन्हें सपोर्ट किया है और ये चाहते हैं कि कश्मीर के लोगों को बाकी भारत से जोड़ा जाना चाहिए, उनका दिल जीतने की जरूरत है, वो खुद इस बात को स्वीकार करते हैं। दूसरा, मैं एक सिविलियन हूँ, प्लीज मैं आऊंगा जब बोले, प्लीज देकर बोलने दीजिए जी करमवीर जी। हाँ, तो मैं एक सिविलियन हूँ और मैं चाहता हूँ कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो है उनका सॉल्यूशन पॉलिटिकली किया जाना चाहिए। हर चीज का सॉल्यूशन मिलिट्री तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा, रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान जो सपोर्टर टेररिज्म है, क्योंकि पाकिस्तान तो पूरी दुनिया में इस चीज के लिए बदनाम है कि टेररिज्म को वो एक्सपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान से आप कैसे डील करेंगे, हमारी सेना कैसे डील करेगी, ये भी हमारी जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार ही निर्धारित करेगी, स्वयं मिलिट्री यहाँ भी निर्धारित नहीं कर सकती। और हमारे जितने योग्य प्रधानमंत्री इस समय हैं, मोदी जी, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मिलिट्री को भी गाइड किया है, देश की जनता को भी समझाया है, कश्मीर को जोड़ने की यहाँ जरूरत है। सो मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम टेररिज्म का प्रॉब्लम है, मिलिट्री कैसे सरकार उसको सुलझाती है उनका प्रॉब्लम, लेकिन जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट है, जो टेररिस्ट है, उनको सेलेक्ट करके आप तब उनका ट्रीटमेंट कीजिए, लेकिन जनरलाइज करेंगे कि सारे लोग आतंकवादी हैं, तब आप इस समस्या का कभी समाधान नहीं। भाई किसी ने जनरलाइज नहीं किया है। दैट इज माय पॉइंट। पहली बात, क्योंकि की बात की जा रही है, गिलगिट और बाल्टिस्तान की जो बात की जा रही है, वहां पे जिसको हम अपना हिस्सा मान करके चलते हैं, जिससे हमारा दावा है, वहां इलेक्शन करवाए जाते हैं, तो आपको लगता है कि फिर वहां पे डिस्प्यूट्स पैदा होंगे? जी बिल्कुल, भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी करके भी कहा है और पाकिस्तान के हाई कमीशन को जो अधिकारी है, वो डिप्लोमेट, उसको बुला करके और कड़ा विरोध दर्ज कराया है, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पूरा क्षेत्र भारत का इंटीग्रल पार्ट है और इसमें कोई भी देश दखल नहीं दे सकता। कड़ा विरोध भारत ने इस पे दर्ज किया। दूसरी बात, भारत के विरोध को देखते हुए पाकिस्तान भागने लगा है यूएन की तरफ कि भारत हम पे एलिगेशन लगा रहा है, लॉन्च पैड के ये सब प्रूफ दिखाइए आप, और कहा कि ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी, आप इसको इंटीग्रल पार्ट कैसे कह सकते हैं। लेकिन भारत सरकार कोई भी रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, हमेशा ये दोहराती रही है, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान और वह क्षेत्र जो पाकिस्तान ने गलत तरीके से, अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, उस पर भारत का जो है अधिकार है, वो भारत का इंटीग्रल पार्ट है और पाकिस्तान ने जबरदस्ती इसको ले रखा है। ओके, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने इस पर विरोध दर्ज कराया है, लेकिन वो पाकिस्तान के क्षेत्र में है, वो उसको डिस्प्यूटेड मानते हैं। जब तक वो हमारे अधीन नहीं आ जाता, दोबारा हम उस पर कब्जा नहीं कर लेते हैं, तब तक हम उस पर कोई नियंत्रण हमारा नहीं है कि क्या एक्टिविटीज वहां पर हो रही है। तब तक हम अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं बस? नहीं, मैं बीच में आना चाहूंगा। डिप्लोमेटिकली हमने जो किया, विरोध दर्ज करवाया है, भारत ने किया है, और पूरी दुनिया के देशों को, भारतीय प्रधानमंत्री ने, आप देखिए, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जो देश है, 300 से ज्यादा आप जो है हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट उसमें शामिल थे। यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव थे, अफ्रीकन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव थे, WHO के डायरेक्टर जनरल थे, UN जनरल असेंबली और UN के उसमें सेक्रेटरी जनरल शामिल थे उस कॉन्फ्रेंस में। सीधे तौर पे कहा पाकिस्तान की ओर इशारा करके कि दुनिया जब कोरोना वायरस से लड़ रही है, तब एक ऐसा देश भी है जो डेडली वायरस फैला रहा है दुनिया में, और टेररिज्म उनमें से एक है, फेक न्यूज उनमें से एक है। तो ऐसे लोगों के साथ भी जो है पूरी दुनिया को मिलकर के इकट्ठा होकर के और उनसे निपटा जाना चाहिए। तो भारतीय प्रधानमंत्री मुझे लगता है बहुत अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल, ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी के पास जाना चाहूंगा एक बार में। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दो बातें यहाँ पे, घुसपैठिए जिस तरह से भेजने में पाकिस्तान माहिर है, कोरोना का इस तरह से दुनिया में बिल्कुल कोहराम मचा हुआ है, कहर ढहा रहा है कोरोना, और अभी तक ये लाइलाज बीमारी का कोई तोड़ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो हमें ये भी कुछ डर तो नहीं है कि कहीं कोरोना पॉजिटिव केसेस कोई वो घुसपैठ के जरिए हमारी एक स्थिति को बिगाड़ने के लिए इस तरह के कदम उठा सके? क्योंकि वो जब मानव बम भेज सकता है
तो कुछ भी कर सकता है। तो कोरोना भी एक बड़ा हमारे लिए चुनौती हो सकती है इसमें घुसपैठ में। नहीं, ऐसा तो आई डोंट थिंक कोई उससे कोई उनको फायदा भी नहीं मिलने वाला है। कोरोना तो वैसे ही फैलेगा, तो फैल ही रहा है। वो तो जी कोरोना वाला भेजेगा, वो रास्ते में हो सकता है वो कोरोना पेशेंट ही मर जाए, खुद ही मर जाए। तो बीमार आदमियों को वो इधर क्यों भेजेगा, ये नहीं बात है। बात ये है हम थोड़ा ये पहले वाली जो ये चेस्ट बीटिंग की बात कर रहे थे, करमबीर सिंह जी जो ने बात की, ये मसला मिलिट्री नहीं है, मिलिट्री की प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉलिटिकल मसला है। इसको मिलिट्री से नहीं जीत सकते आप, इसको पॉलिटिक्स से जीत सकते हैं। अब पॉलिटिक्स से कैसे जीत सकते हैं? या तो इसका सोल्यूशन है कि आप इनको कश्मीर दे दो, ये सोल्यूशन हो जाएगा, या वो हमको कश्मीर दे दें, बाकी बचा तो हो जाएगा। ये दोनों होना नहीं है। ये सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल असंभव है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो कोई सोल्यूशन नहीं है तो क्या करना चाहिए? हमको लॉस मिनिमाइज करना चाहिए। लॉस अभी अपने जो एक वक्ता बोल रहे थे कि हमको पीओके ले लेना चाहिए, हमको पीओके क्यों ले लेना चाहिए? पूरा पाकिस्तान ले लेना चाहिए। अभी लेने की बात है करेंगे पूरे पाकिस्तान हमारी का तो सर। आर्मी इतनी सक्षम है, लेकिन ये कोई इतना आसान काम नहीं है। वो एक न्यूक्लियर कंट्री है और हम भी न्यूक्लियर पावर हैं। तो दोनों न्यूक्लियर पावर के बीच में इस तरह की मिलिट्री एडवेंचरिज्म नहीं चल सकती है। हमने जो कर सकते थे हम कर रहे हैं, और मिलिट्री जो कर सकती थी है वो कर रही है। जो लॉस पाकिस्तान को हम मिलिटरीली अभी पॉसिबल हालात में कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो इसलिए मिलिट्री का जहां तक सवाल है, वो सिक्योरिटी सिचुएशन भी वैली में ठीक कर लेगी और एलसी पे भी ठीक कर लेगी, पाकिस्तान की मिलिट्री से भी डील कर लेगी, लेकिन वो मिलिट्री सोल्यूशन होगा। मैं ये कहता हूं अल्टीमेटली तो ये पॉलिटिकल सोल्यूशन ही होना है। और पॉलिटिकल सोल्यूशन होता है, पहले आप अपने घर में आग लगी हुई है उसको तो बुझाइए। कश्मीर में प्रॉब्लम है, वो कश्मीरियों की प्रॉब्लम तो सोल्व कीजिए। उनको आप यदि आप ये नफरती फैलाते रहेंगे कि वो लोग ऐसे ही है, उनको आप तो मुफ्त में खिलाते रहो खाते रहो, ऐसी बात नहीं है। कश्मीर इज अ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी प्रोग्रेसिव पीपल। बहुत वो तरक्की वाले आदमी हैं। आप इंडिया के तरक्की, उनकी तरक्की देखिए, उनकी एजुकेशन स्टैंडर्ड देखिए, उनका रहन सहन स्टैंडर्ड देखिए, उनकी इकोनॉमिक स्थिति देखिए, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात यह है, जनता का अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, डिग्निटी होती है, एक प्राइड होता है, और एक कश्मीर का एक अलग ही मिजाज है, कश्मीर की एक तहजीब है, कश्मीर की एक कल्चर है। वो कल्चर को हमको समझना चाहिए। जो कश्मीरियत बोला है वाजपेयी साहब ने, वो कश्मीरियत है। ये आप क्यों नहीं आप महसूस करते? उनकी एक अपना कल्चर है। ब्रिगेडियर साहब, मेरा सवाल है आपसे यहाँ पे, हमेशा बजट का एक बड़ा हिस्सा दिया जाता है वहां पे, और उसके अलावा जब भी कभी कोई बात होती है तो प्राथमिकताएं रखी जाती हैं वहां के लोगों के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी, एजुकेशनल टूर्स या फिर कहें कि एजुकेशन एक्सचेंज के लिए भी आज कई राज्यों में वहां के स्टूडेंट्स को भेजा गया है कि चलिए आप देखिए वहां पे जाकर के पढ़ा। आर्मी अपनी तरफ से वेलफेयर के लिए उन स्टूडेंट्स को लेकर के जाती है एक जगह से दूसरी जगह तक, पंचायत से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें लेकर के आती है, ताकि एक तो उनमें विश्वास पैदा हो कि हिंदुस्तान केवल कश्मीर तक नहीं है, हिंदुस्तान कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। और आप देखिए हिंदुस्तान में लोग आपस के प्रति कितना प्रेम रखते हैं, ये दिखाने के लिए एक सरकार का एक अपना एक एजेंडा भी है। सरकार ये चाहती भी है कि वास्तव में कश्मीरियों से लोग कितना प्यार करते हैं उनकी समझ में आना चाहिए, क्योंकि उनमें एक इस तरह का जहर घोला जाता है कि बिल्कुल हिंदुस्तान से अलग हिस्सा है, आप हिंदुस्तान के लोग आपसे नफरत करते हैं। दोनों वो हकीकत दिखाई जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा जो मेरा आप सभी लोगों से सवाल था, क्या वास्तव में ऐसा लगता है कि एंडलेस प्रॉब्लम है? जैसे आपने कहा कि प्रॉब्लम यह है कि हम पीओके चाहते हैं, वो चाहते हैं कश्मीर, तो संभव नहीं है, बिल्कुल हो नहीं सकती, और इतना सहज भी नहीं है। युद्ध के लिए कहना बहुत अलग बात है, लेकिन जब होता है सामने तो कैजुअलिटीज होती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। और आज हम कहते तो हैं कि शहादत को सलाम, लेकिन वास्तव में मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, आप लोगों का तो ज्यादा होगा, और भगवान सिंह जी ने काफी स्टोरीज ऐसी करवाई भी है कि जो शहादत दे के आते हैं सैनिक परिवार, उनकी स्थितियां बहुत विकट हैं। ऐसा नहीं है कि आज जो हमारी लिबर्टी है कल तक भी वो इतनी बनी रहती है। कलेक्टर्स को ये प्रूफ देना पड़ता है कि मेरा हस्बैंड शहीद हुआ है और उस दिन आप आए थे माला चढ़ाने के भी लिए। ये पोजीशंस है, ये आज मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं सर, आज कह देना बहुत सहज है कि हम उस पर जाके अटैक कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, उसके दूरगामी परिणाम को भी हमें विचार करना चाहिए कि हालात क्या होंगे। और केवल शहादत से ही बस सब कुछ हम चलाते रहें तो आखिर कब तक हमारे बेटे और सपूत जवानों को खोते रहेंगे? एक बड़ा सवाल ये है जी।
भवानी ब्रिगेडियर साहब, ये सब कुछ सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा क्या? अपनी सरकारों को इसे सबक भी लेना चाहिए, शहादत से सबक भी लेना चाहिए। देखिए बात ये है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये शहादत कम से कम हो। ये जो मोर्टल रिमेन्स आते हैं ये बिल्कुल बंद हो। ये कैसे बंद हो? ये हम सॉल्यूशन कर नहीं सकते, वॉर कर नहीं सकते। वॉर तो हमने 4 कर लिए। वॉर युद्ध ने कोई सॉल्यूशन किया क्या? कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। नुकसान हुआ, हमारा भी नुकसान हुआ, पाकिस्तान का भी नुकसान हुआ। इन एनी केस आप शहादत देने से यदि कोई काम होता तो शहादत तो दे सकते हैं, लेकिन शहादत वाला मामला नहीं है। मामला यह है कि आप, एक बात सही है कि कश्मीर में आज तक गवर्नेंस अच्छी नहीं हुई है, गुड गवर्नेंस की कमी रही है। वो उसी वजह से भारत सरकार भी बदनाम हुई है और जनता के साथ वो अच्छी तरह से देश की बाकी जनता के साथ जुड़ भी नहीं सके हैं, क्योंकि भारत सरकार ने मैं रोकना चाहूंगा आप लोगों को, समय कम है। तो कुल मिलाकर के हमने वो कोशिश की है, हमारे पास से 3 डिफेंस के अच्छे एक्सपीरियंस उन्होंने क्षेत्र में हंदवाड़ा में अपनी आर्मी की लाइफ रही है, वो काफी स्पेंड किए हैं, वहां उन दुर्गम स्थितियों का सामना भी किया है, वहां पे जाकर के हालात भी देखे हैं और किस तरह से वहां की पोजीशन रहती है, घुसपैठिए कैसे आते हैं, उनके लिए कैसे सुगम होता है और हमारे लिए कैसे मुश्किल भरा वो एक रूट होता है। तमाम चीजों को चुनने की कोशिश की है और लबोलवाब यही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह के हालात हैं वो एंडलेस दिखाई दे रहे हैं। कब होगा, कैसे होगा, कहना बहुत मुश्किल है। तब तक बस यही कह सकते हैं कि हमारे लॉसेस कम कैसे कर सकते हैं, हमें गौर इस पे भी करना चाहिए। हमारी सिक्योरिटी के साथ साथ ये बहुत जरूरी है और शहादत को फिर हम नमन करना चाहेंगे, लेकिन शहादत के साथ साथ एक बड़ा सवाल ये भी हम छोड़ रहे हैं कि आखिर ये शहादत कब था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।